इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज इस एक्सरसाइज में हमें एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करना है। जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज़ करते हुए रियल लाइफ एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो इसमें एक डिफ़िकल्ट पॉइंट ये है कि यहाँ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होंगे। सो हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो आपको इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हुए सिचुएशन को डेवलप कर सकें एंड देन फिर सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम उन्हें अंडरलाइन करेंगे एंड देन उन्हें अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो स्टेटमेंट में गिवन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात हो रही है इज 42। सो हमें थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम 42 के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। सो हमें यहाँ पे ये थ्री इंटीजर्स फाइंड करना है। ये एक्चुअली हमारा टास्क है। सो ये पहले वाले कॉमा से पहले वाले पार्ट में जो भी सिचुएशन है ये गिवन है और कॉमा के बाद जो चीज़ है ये हमें फाइंड करनी है। सो थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है ये देख लें। अगर हम मैं इंटीजर कंसिडर करूँ 6, सो 6 के साथ नेक्स्ट इंटीजर जो कंसेक्टिव इंटीजर होगा वो एक्चुअली 7 होगा और 7 का नेक्स्ट इंटीजर जो होगा वो 8 होगा। सो इस ग्रुप को हम कह सकते हैं कि ये थ्री कंसेक्टिव इंटीजर है। इसी तरह आप 10, 11 एंड 12 को भी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर कंसिडर कर सकते हैं और इसी तरह 20, 21, 22 को भी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। हमारे पास ये जो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं इनको कैसे लिख सकते हैं। सो 6 को मैं इसी तरह से 6 लिख लूँगा एंड 7 को लिख सकता हूँ 6 प्लस 1 एंड 8 को लिख सकता हूँ 6 प्लस 2। सो फर्स्ट इंटीजर अगर आपको गिवन हो तो आप नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर को इन टर्म ऑफ फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमें फर्स्ट इंटीजर भी नहीं गिवन, सेकंड भी नहीं गिवन, सो हम क्या करेंगे? सो हम इस तरह से लिखेंगे, सपोज आवर फर्स्ट इंटीजर इज x, so definitely the next integer will be x plus 1 and the third integer will be x plus 2। सो हम इस तरह से लिख लेंगे, सपोज x plus 1 and x plus 2 आर थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। सो ये मेरे सपोजिशन है कंसेक्टिव इंटीजर्स। बिकॉज हमें ये इंटीजर्स नाउन नहीं है सो इसलिए मैंने इन्हें एक्स की फॉर्म में सपोज कर लिया है। ये एक्स कोई अननाउन नंबर है, हमें यही कैलकुलेट करना है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ओके, अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि अगर आप इन कंसेक्टिव इंटीजर को मीन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 को अगर सम कर दें, मीन इनके बीच में एडिशन का साइन अगर प्लेस कर लें तो ये क्वांटिटी 42 के इक्वल होगी। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। सो हमने इन्हीं थ्री कंसेक्टिव इंटीजर का सम करके 42 आंसर लिखा। ओके, अब यहाँ देख लें लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 टाइम एक्स अपीयर हो रहा है। सो मैं इसे सम अप कर लूँगा तो यहाँ से लिख लेंगे 3x और इसी तरह 1 एंड 2 भी ऐड हो जाएगा तो यहाँ से ये 3 आंसर आ जाएगा एंड राइट साइड पे देखें तो ये 42 है। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, मीन x को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँ एंड देन 3 से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 39 आ जाएगा एंड देन मैं अगर x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ सो सिंपली 3 से डिवाइड कर लूँगा। सो 3 से अगर मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर लूँ या इस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया जाए सो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 13 मिल जाएगी। सो यस, फर्स्ट इंटीजर जो कंसेक्टिव इंटीजर की लिस्ट में होगा वो 13 होगा। ओबियसली नेक्स्ट फिर x प्लस 1 होना चाहिए और x प्लस 1 करें तो वो 14 आ जाएगा एंड जो थर्ड इसमें इंटीजर होगा अब वो x प्लस 2 होना चाहिए और x प्लस 2 एक्चुअली 15 हो जाएगा। सो यस, ये थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं 13 एंड 14 एंड 15, जिनको सम करें तो आंसर 42 आता है। बेशक आप इनको लेफ्ट साइड पे सम करके देख सकते हैं तो इससे हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। सो
जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो 13, 14 एंड 15 हैं। सो यही एक्चुअली हमें इस पार्ट में कैलकुलेट करने थे। यस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फिगर भी गिवन है एक्चुअली, और हमें इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टेटमेंट देख लेते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 हो। सो हमारे पास यहाँ पे ये 90 एंगल होगा। सो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। लेंथ गिवन है। सो लेंथ ऑफ ए सी इज दिस थिंग। The area of triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. So हमें एरिया भी गिवन है। Find the length of AB. I mean ये जो हमें परपेंडिकुलर गिवन है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और इस लेंथ को हमें A अंडर रूट 3 प्लस B अंडर रूट 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो हम इसको इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। हम सोल्यूशन में पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे। सो लिखेंगे गिवन दैट, एंड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए सी लेंथ गिवन है विच इज बेस, ये एक्चुअली अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अभी मैं यूनिट मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज यूनिट अंडरस्टूड है, हम सेंटीमीटर ही ले रहे हैं, सो इसको एंड में देख लेंगे। फर्दर हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें एरिया गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये भी गिवन है, और ये है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैं यूनिट मेंशन नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है कि इसके एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे और लेंथ के यूनिट हमने सेंटीमीटर कंसिडर किया हुआ। हमें फाइंड करना है ए बी की लेंथ। सो ये हमें फाइंड करना है। सो ये देख लेंगे कि ये क्या है। सो अब हम इस ए बी की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो राइट ट्रायंगल में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर कैलकुलेट करना हो, सो ये एक्चुअली हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है। बिकॉज अगर आप इसको देखना चाहें तो ये बहुत सिंपल है। आप इसको एक्सटेंड कर दें आगे सपोज, तो ये एक्चुअली रेक्टेंगल बन जाती है। और इस वक्त अगर आप ट्रायंगल का एरिया देखें, सो वो हाफ ऑफ रेक्टेंगल एरिया है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करके। सो यस, अगर मैं यहाँ पे नोटेशन की फॉर्म में लिखूं, सो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। हमारे पास देख लें, हाफ ऐसे ही आ जाएगा, बेस जो है वो ए सी है, एंड हाइट जो है वो एक्चुअली ए बी है। लेफ्ट साइड पे हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इस फार्मूला में जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला था, जो कि रिलेट कर रहा था एरिया को और ट्रायंगल की लेंथ को, सो हम इसको ही यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमें ए सी भी गिवन है और एरिया की वैल्यू भी गिवन है। हमें ए बी अननोन है, सो ए बी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सो मैं इसको रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बी जो कि हमने कैलकुलेट करना है, जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ये 2 एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय ए सी। मैंने जस्ट यहाँ से रीअरेंज करके लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया है, और ये 2 इधर आ गया एंड ये यहाँ पे ओब्वियसली डिवीजन में आ जाएगा। ओके, अब ये वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूँ। सो ए बी जो हमें कैलकुलेट करना है ये इसी तरह लिखा रहेगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 1 ओवर अंडर रूट 15, तो ये पुट कर लेंगे। एंड इसी तरह जो ए सी की वैल्यू है ये भी गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब यहाँ पे देख ले, फाइनली हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट टाइप की टर्म्स अपीयर हो रही है, और हमें ए बी का जो आंसर है वो आपको याद होगा, हमें ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 की फॉर्म में प्रोवाइड करना है। सो हम इस डिनोमिनेटर से ये अंडर रूट टर्म्स को रिमूव करेंगे, और इसके लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में देखा है कि रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं। सो डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी अपीयर हो रही है, आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एंड डिवाइड भी कर लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा।
सो इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर लेंगे। ओके, सो अब हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड टॉप पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू 2 एंड टॉप पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सो ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो पहले 1 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह अब अंडर रूट 15 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 15 एंड इसी तरह माइनस साइन के साथ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 15 एंड डिनोमिनेटर में देखें, सो हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी टाइप की सिचुएशन है। सो मैं इसे लिख लूँगा a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर। फर्दर अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, सो ए बी इज इक्वल टू 2 एंड टॉप पे देखें, सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 एंड यहाँ पे देख लें अंडर रूट 15 को मैं ब्रेक करके लिख लूँगा अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5। इसी तरह यहाँ पे भी अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 3, बिकॉज अंडर रूट 15 को लिखा जा सकता है 15 3 इंटू 5 है, सो हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। एंड डिनोमिनेटर में देखें, सो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 3 माइनस 5 आ जाएगा। 3 माइनस 5 को अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में सम करूं, सो ये -2 के इक्वल बनता है। सो यस, ये -2 पुट करेंगे इसकी जगह पे एंड नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो यस, ए बी इज इक्वल टू 2 एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय -2, ये डिनोमिनेटर से जो हमें मिला है। एंड टॉप पे देखें, सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 एंड प्लस साइन के साथ, यस ये देखें अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 मिलके अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएंगे एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर एक्चुअली 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं 3 रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 3 अंडर रूट 5 एंड माइनस इसी तरह अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5 मिलके अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएंगे और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। सो इन दोनों की जगह पे मैं 5 रिप्लेस कर सकता हूँ, सो 5 अंडर रूट 3। सो यहाँ पे सम अप कर लेंगे। सो यस, यहाँ देख लें अंडर रूट 3 वाली टर्म के साथ ऐड हो जाएगी एंड इसी तरह अंडर रूट 5 वाली टर्म के साथ ऐड हो जाएगी और ये इसके साथ कैंसिल आउट भी हो जाएगा और यहाँ टॉप पे नेगेटिव आ जाएगा। सो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ देख लें अंडर रूट 3 एंड ये -5 है, तो यहाँ से -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, बिकॉज 5 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे, सो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन के साथ ये 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस साइन के साथ 2 अंडर रूट 5 एंड ये नेगेटिव जब आप इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको फाइनल ए बी की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 मिल जाएगा। ये वैल्यू हमारी होगी एंड फाइनल आंसर में साथ में यूनिट भी मेंशन कर लेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लें। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर and 5 minus 4 divided by under root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b under root 2 where a and b are integers. So हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ नाउन है और हमें इसके एरिया को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ a प्लस अंडर रूट बी। सो लेट्स से ये लेंथ है और ये विड्थ है और इसी तरह आप इसको लेंथ एंड विड्थ कह सकते हैं। सो एरिया कैलकुलेट करना है। सो बाय डेफिनेशन एरिया एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ के इक्वल होता है। सिंपली आप लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एरिया मिल जाता है। ओके, सो हम यहाँ पे एरिया को एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सो हम एरिया लिख लेंगे। सो एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। सो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 18 एंड देन विड्थ की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। सो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2।
सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, यस फर्स्ट टर्म देख लें, ये तो इसी तरह से लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 18। ओके, एंड सेकेंड टर्म में यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे। सो 5 एज इट इज लिखा रहेगा एंड डिनोमिनेटर में ये जो अंडर रूट 2 अपीयर हो रहा है इसको रिमूव करना है। सो 4 के साथ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड अंडर रूट 2 डिवाइड भी कर लेंगे। एक अंडर रूट 2 ऑलरेडी पहले से है, तो एक अंडर रूट 2 हम और यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे सच डैट ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाए और ये सिंप्लीफाई हो जाए, डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव हो जाए। ओके, जैसे हम रैशनलाइजेशन में कर रहे होते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू, यस 2 प्लस अंडर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, सो 2 को 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे, सो यहाँ से 2 अंडर रूट 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लूँगा। मीन ये जो दोनों फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 18 एंड इनटू 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। ओके, अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह फिर अंडर रूट 18 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें सो 10 आ जाएगा एंड देन 2 को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 अंडर रूट 2। इसी तरह 5 को अगर आप अंडर रूट 18 के साथ मल्टीप्लाई करें सो 5 अंडर रूट 18 आ जाएगा एंड देन इसी तरह से आप अंडर रूट 18 को अगर इधर मल्टीप्लाई करें सो 2 एंड अंडर रूट 2 एंड देन अंडर रूट 18। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फाइनली एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड प्लस 5। यहाँ पे देख लें अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 एंड 2 एंड देन अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 2 सेपरेटली कर सकता हूँ। सो अंडर रूट 9 3 के इक्वल है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2 एंड माइनस 2। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एक ही अंडर रूट में कंबाइन की जा सकती हैं। सो इन दोनों को कंबाइन करके अंडर रूट 36 लिख सकता हूँ जो कि 6 के इक्वल है। तो यहाँ इंटू 6 आ जाएगा। सो अगर फर्दर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ सो मेरे पास दो टर्म्स विदाउट अंडर रूट वाली हैं, सो ये दोनों सम अप हो जाएंगी। सो माइनस 2 एंड देन यहाँ पे भी ये दो टर्म्स हैं। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 माइनस 4 मीन 11 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ओके, सो एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 11 अंडर रूट 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट गिवन है फाइंड टू नंबर्स, ओके, whose sum is 68 एंड डिफरेंस इज 32। सो हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें सम करें तो आंसर 68 आए एंड जिनका डिफरेंस ले तो आंसर 22 आए। सो नंबर्स, अननोन नंबर्स फाइंड करने के लिए हम सपोज कर लेंगे, सपोज द नंबर्स आर x एंड y। सो अब सिचुएशन को देखते हुए हम इक्वेशन बना लेंगे। सो गिवन ये है कि नंबर्स को सम करें, मीन x प्लस y करें तो आंसर 68 आएगा। ओके, एंड अगर नंबर्स का डिफरेंस ले लें, ओके, सो नंबर्स का डिफरेंस लें तो आंसर 22 आएगा। ओके, सो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं। सो बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन में से आप वैल्यू फाइंड करेंगे और इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, या आप सिंपली इन दोनों को ऐड करके भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो अब यहाँ देख लें, अगर फर्स्ट इक्वेशन में y का साइन पॉजिटिव है, सेकंड में y का साइन नेगेटिव है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ सो यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे पास x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। ओके, और ये टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे बिकॉज एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है, एंड देन इक्वल टू 68 प्लस 22 आ जाएगा। 68 प्लस 22 90 आ जाएगा। एंड फर्दर अगर मैं अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे सिंपली 2 को राइट साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा, सो ये 45 आ जाएगा। सो फर्स्ट नंबर इज 45। ओके, अब सेकेंड नंबर अगर आपने कैलकुलेट करना है कि y नंबर क्या है तो आप इस 45 को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते हैं।
सो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूं, सो फर्स्ट इक्वेशन मुझे ये सजेस्ट करती है कि x प्लस वाई इक्वल टू 68 है। सो मैं x की वैल्यू पुट कर लूँगा। सो x की वैल्यू 45 पुट कर लेंगे एंड प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा एंड इक्वल टू 68। अब मैं y वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो 45 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो y वैल्यू 45 को अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँ, सो मेरे पास यहाँ से आंसर 23 आ जाएगा। सो यस, फर्स्ट नंबर 45 है एंड सेकंड नंबर 23 है। देख लें, 45 एंड 23 को ऐड करें, सो 68 आता है एंड 45 एंड 23 को माइनस करें तो आंसर 22 आता है, जो हमें सिचुएशन गिवन थी। सो हमारा आंसर x इज इक्वल टू द या फर्स्ट नंबर इक्वल टू 45 होगा एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 23 होगा। सो ये हमारे इस पार्ट का आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टेम्परेचर रिलेटेड है। टेम्परेचर मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं। हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं एंड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली सराउंडिंग का, वेदर का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है एंड हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी को ही अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट बनता है इस क्वेश्चन में। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमसे क्या डिमांड की जा रही है। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बाय यूजिंग द फार्मूला, सो ये फार्मूला गिवन है जो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगा और हमसे डिमांड किया जा रहा है कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल पे कैलकुलेट करें। सो बहुत सिंपल है, फार्मूला गिवन है। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फार्मूला भी मेमोराइज करें। में भी हो सकता है कि आपको पेपर्स में ये फार्मूला स्किप करके यही क्वेश्चन दे दिया जाए और नॉर्मली डेली लाइफ में टेम्परेचर कन्वर्जन आप में भी हो सकता है कर रहे हो। सो इस फार्मूला को आप मेमोराइज कर लें। में भी हो सकता है कि आपको ये यूज़ करना भी पड़ जाए कहीं डेली लाइफ में। सो बहुत सिंपल है। फ़ारेनहाइट में लेट से टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। आप क्या करें, 9/5 के साथ जो भी डिग्री में टेम्परेचर गिवन है मल्टीप्लाई करें एंड देन इसमें 32 ऐड कर लें। ओके, ये फार्मूला यही सजेस्ट कर रहा है। सो अगर लेट से मैं इसी लाहौर के टेम्परेचर को जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करूँ एंड मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करूँ, सो बड़ी इजीली आप 9/5 को अगर 48 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो आप देख सकते हैं दिस इज़ एक्चुअली 86.4। ओके, एंड इसमें अब लास्टली 32 भी ऐड करना है। सो लाहौर का ही टेम्परेचर सेम जो डिग्री सेंटीग्रेड में 48 डिग्री है, ये फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करें सो 108.4 ओके ये मिलेगा। यस, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर तो आप इस फार्मूला को इग्नोर कर दें क्वेश्चन में तो फिर ट्रिकी हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है एंड आपने करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट पे ये फाइंड कर लेना है। इसी तरह ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि आपको ये फ़ारेनहाइट में गिवन हो टेम्परेचर और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करने का कहा जाए। सो फिर इस केस में क्या होगा, यस इस फार्मूला को फिर आप रीअरेंज करके डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, सिंपली आप 32 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो ये -32 हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ प्लस हो रहा है, सो उस साइड पे जाके -32 हो जाएगा एंड देन इस होल के साथ फिर आपको 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यस, ये फार्मूला बन जाएगा जो कि फ़ारेनहाइट अगर स्केल में टेम्परेचर गिवन है और आप करस्पॉन्डिंग डिग्री में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये कन्वर्जन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आप इस तरह के क्वेश्चन को चेक करना चाहें तो नॉर्मली मोबाइल में भी कन्वर्जन टेबल्स हैं, आप उनको भी यूज़ देखते हुए अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एज रिलेटेड क्वेश्चन है। सो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है,
देख लेते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। सो बाप एंड बेटे की उम्र को ऐड करें तो 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर अगो, मीन जो अभी करंट एज है उन दोनों की, उसमें से 6 ईयर अगो मीन 6 ईयर्स माइनस करें तो फादर की एज डबल थी एज ऑफ सन के। सो ये हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है। सो अब हमसे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है कि सन की एज कैलकुलेट करें 6 ईयर अगो क्या थी। इसी तरह इसमें फादर की एज भी कैलकुलेट करने के लिए पूछी जा सकती है कि फादर की एज 6 ईयर अगो क्या थी। सो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मैं सपोज कर लेता हूँ फादर करंट एज is equal to, let's say, f years, f for father. So मैं इसको वेरिएबल f के साथ ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एंड करंट एज ऑफ सन इज, लेट्स से, s years. ओके, सो अब मैंने ये वेरिएबल सपोज कर लिए। सो इन वेरिएबल्स की बेस पे मैं अब इक्वेशंस लिख सकता हूँ स्टेटमेंट से। सो हमें पहली स्टेटमेंट्स में गिवन है कि दोनों की एजेस का सम करें, सो 72 ईयर्स बनते हैं। सो मैं इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फादर की एज प्लस सन की एज को ऐड करूँगा और इसे 72 ईयर्स के इक्वल पुट कर लूँगा। सो इससे हमें ये पहली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, अब देख लें 6 ईयर अगो की बात हो रही है। सो 6 ईयर अगो फादर की एज डबल थी सन की एज के। सो अब हम 6 ईयर अगो की बात करेंगे। सो फादर की एज 6 ईयर अगो, फादर करंट एज -6 थी, और सन की एज 6 ईयर अगो, सन की करंट एज -6 होगी ऑब्वियसली। ओके, एंड अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि फादर की एज 6 ईयर अगो सन की एज के डबल थी। सो फादर की एज डबल थी 6 ईयर अगो सन की एज के। सो इससे मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमारे पास दो अननोन है, एक फादर की एज एंड सन की एज, और हमारे पास दो ही इक्वेशन है। सो हम किसी भी इक्वेशन में से कोई सा एक अननोन फाइंड कर लेंगे और इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे बोलते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से फादर की एज कैलकुलेट करूं, सो फ्रॉम 1 अगर मैं f की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो f की वैल्यू 72 माइनस s होगी। और इसे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लूं यूजिंग n2, सो इससे सेकेंड इक्वेशन में से f वेरिएबल रिमूव हो जाएगा और मुझे एक सिंगल वेरिएबल s में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और मैं उसको सॉल्व करके सन की एज कैलकुलेट कर लूँगा। सो सिंपली यहाँ पे ये पुट कर लूँ अगर मैं इसकी वैल्यू, सो मेरे पास आ जाएगा 72 माइनस s माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम s माइनस 6। ओके, एंड इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा। सो 72 माइनस 6 66 आ जाएगा, माइनस s इज इक्वल टू, यस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर लें सो 2s माइनस 12 आ जाएगा। ओके, अब s को मैं या राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा और इस -12 को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा। सो अगर मैं इस 12 को 66 के साथ ला के ऐड कर लूँ, सो मेरे पास ये आ जाएगा 78, और राइट साइड पे मेरे पास 3s बन जाएगा। ओके, अब ये s की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, सो सिंपली मुझे इस 3 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर मैं 3 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लूँ, सो 78 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू s। ओके, एंड 78 डिवाइडेड बाई 3 अगर लेट से हम करें, सो ये मेरे पास 26 बन जाता है। सो s की वैल्यू 26 आ जाएगी, मीन सन की जो करंट एज है वो 26 है। अगर इसी तरह फादर की एज कैलकुलेट करना चाहें, सो ऑब्वियसली फादर की एज एंड सन की एज को अगर आप ऐड करें, सो आंसर 72 आ रहा था। सो अगर फादर की एज कैलकुलेट करें, सो वो ऑब्वियसली 46 बन जाएगी। सो ये फादर एंड सन की करंट एजेस हैं। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सन की एज 6 ईयर अगो क्या थी। सो सन -6 कर लें, सो वो 26 -6,
वो 20 ईयर्स बनती है। सो 6 ईयर अगो सन की एज 20 ईयर थी एंड फादर की एज 40 ईयर्स थी। सो देख लें, 6 ईयर अगो फादर की एज 40 थी एंड सन की एज 20 थी। सो फादर की एज एक्चुअली डबल ऑफ सन थी। सो इससे ये भी वेरीफाई हो रहा है। सो यस, ये हमारा आंसर होगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉफिट परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये भी ट्रिकी है थोड़ा सा, तो आपको इसको देख लेना चाहिए कंप्लीट। ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं। मिर्हा बॉट अ टॉय फॉर 1500। ओके, सो मिर्हा ने 1500 का कोई खिलौना परचेज किया। ओके, एंड शी सोल्ड फॉर 1520। ओके, सो 1520 का उसने सेम टॉय सेल कर दिया। एंड व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? हमें प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है कि उसको इसमें प्रॉफिट क्या हुआ। तो हम देख लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हम पहले उसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे एंड देन प्रॉफिट परसेंटेज को देख लेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सो बहुत सिंपल है। सो मैं उसकी टॉय की एक्चुअल प्राइस लिख लूँगा। सो उसकी एक्चुअल प्राइस थी 1500 एंड जो उसने सेल किया है, ओके, तो वो है 1520। ओके, ऑब्वियसली उसने लेस अमाउंट में परचेज किया एंड उसने ज़्यादा अमाउंट में से सेल किया, सो उसे प्रॉफिट हुआ होगा। सो अगर आप प्रॉफिट देखना चाहें सो वो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1520 माइनस 1500, 20 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। अब हमने इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसने जो टोटल अमाउंट स्पेंड की थी वो भी रोल प्ले करेगी। सो अभी देखें, यहाँ पे उसने 1500 अमाउंट स्पेंड की थी और उसे 1500 में से स्पेंड करने के बाद 20 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है। सो आप अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो उसे प्रॉफिट हुआ है एंड देन इसे डिवाइड कर लेंगे जो उसने अमाउंट स्पेंड की थी ये प्रॉफिट गेन करने के लिए। ओके, एंड परसेंटेज के लिए ऑब्वियसली मैं 100 एंड देन साथ में परसेंट लिख लूँगा, बिकॉज परसेंट 1/100 है। सो अगर मैं परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करूँगा सो 100% लिख लूँगा, बिकॉज ये बैलेंस कर देगा। 100% का मतलब ये है 100% का मतलब ये है 100 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज को 1/100 के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम। ओके, अब यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फर्दर अगर मैं 20 को अगर 15 के साथ डिवाइड करूँ सो यस, ये 1.33% आ जाता है। सो इसको जो कि इसने 1500 रुपीज़ स्पेंड किए थे और इसे 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुए। सो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट और इसके प्रॉफिट को देखा जाए सो इसे 1.33% प्रॉफिट हुआ है। इस केस में इससे प्रॉफिट हो रहा है बट लॉस भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल यही सेम अगर लेट से इसने सेल किया होता 1400 का, तो अगर लेट से आप इस केस में देखना चाहें कि उसे लॉस कितना हुआ है, तो फिर आप लॉस पहले कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए लॉस के को डिवाइड कर लेंगे जो उसने अमाउंट स्पेंड की थी एंड देन इसी तरह से आप इसको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टैक्स रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, ओके, while the exempted amount is Rs 1,30,000। ओके, तो ये टोटल इसकी एनुअल इनकम है और इसमें से इसे कुछ अमाउंट पे एग्जम्पशन है, वो टैक्स नहीं पे करेगा। ओके, और वो है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी हैविंग टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ऑब्वियसली उस पे उसे टैक्स पे करना है और टैक्स जो पे करना है वो 0.75% के रिस्पेक्ट से पे करना है। सो एनुअली उसका क्या टैक्स होगा जो उसने एक्चुअली पे करना है। सो हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो टोटल अमाउंट है वो हम लिख लेंगे। सो टोटल अमाउंट या टोटल उसकी इनकम कह सकते हैं। सो जो टोटल इनकम है
वो है 9,60,000। ओके, और उसको एग्जाम्पशन है। ओके, जिस पे एग्जाम्प्टेड अमाउंट कह सकते हैं आप। ओके, एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है वो है 1,30,000। ओके, सो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट होगी। ओके, जो एग्जाम्पशन के बाद अमाउंट बचती है वो ऑब्वियसली 8,30,000 होगी। ओके, 8,30,000। ओके, अब इस पे उसने पे करना है टैक्स, और टैक्स जिस रेट के साथ पे करना है वो 0.75 है। सो जो टैक्स पे करना है अब वो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एनुअल टैक्स जो एक्चुअली उसने पे करना है, जिस अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो 8,30,000 है। ओके, और जिस रेट के साथ टैक्स लगेगा वो 0.75% है। और 0.75% को अगर मैं कन्वर्ट करूं नंबर में, सो परसेंट की जगह पे 1/100 प्लेस कर देंगे। इसी तरह कैलकुलेशन में ये 0.75 है। सो मैं पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे 1 एंड आगे जितने नंबर्स हैं उतने 0 प्लेस कर दूंगा। सो इससे ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली रिमूव हो जाएगा। अब मैं सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लूँगा। सो 4 ज़ीरोज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये टॉप पे इन 4 ज़ीरो के साथ बैलेंस हो जाएंगे। तो जो टैक्स उसने पे करना है 8,30,000 पे, वो 83 इंटू 75 आ जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6,225 रुपीज़ बनता है। सो अगर आप 0.75 परसेंटेज के रिस्पेक्ट से टैक्स अगर लेट से उसने पे करना है ऑन द टैक्सेबल अमाउंट 8,30,000, सो वो बनती है 6,225। सो ये फाइनली हमारा आंसर होगा। तो स्टेटमेंट को पढ़ना है और उससे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें गिवन है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, ओके, ऑन प्राइस 375,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। ओके, सो हमें मार्कअप कैलकुलेट करना है ऑन द अमाउंट 3,75,000। ओके, और जो मार्कअप हमें परसेंटेज है वो गिवन है, अब वो 1400 है। सो लेट्स से अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, सो आप इस सिनेरियो को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया है 3,75,000 पे। ओके, और बैंक आपको कहता है कि आपने अगर लेट्स से 1 ईयर में इसे रिटर्न करना है तो आपको 14% इस पे मार्कअप पे करना पड़ेगा। सो हम अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि जो एक्चुअल लोन लिया गया है वो तो 3,75,000 है। सो आपको इस पे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, और वो एक्स्ट्रा पे किस रेट के साथ करेंगे, वो 14% के साथ आप पे करेंगे। सो यस, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सो आपकी अमाउंट लिख लेते हैं। सो टोटल अमाउंट जो है वो इस वक्त है वो 3,75,000 है। ओके, एंड जो मार्कअप रेट है वो है आपको जो पे करना है एक्स्ट्रा, वो 14% पे करना है। सो जो आपको अब इस 14% के हिसाब से जो आपने अमाउंट बैंक से लोन ली है उस पे आप मार्कअप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, आप कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड मार्कअप, और उसके लिए बहुत सिंपल है कि आप 375,000 का 14% कैलकुलेट कर लेंगे। सो 14 एंड परसेंट के लिए हम डिवाइडेड बाई कर लेंगे, बिकॉज अब हमें परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सो परसेंटेज को रिप्लेस कर देंगे 1/100 के साथ। ओके, सो 1/100 के साथ मैं यहाँ पे इसके साथ सिंप्लीफिकेशन कर लूँगा। सो ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। सो जो कंपाउंड हमें मार्कअप पे करना पड़ेगा, मीन जो एक्स्ट्रा हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी,
अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मेरे पास 3,750 रुपीज़ हैं, ओके, और ये 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करूं, सो ये 52,500 रुपीज़ बनते हैं। तो इस अमाउंट पे जो कि लोन लिया गया है, अगर आप 14% के रिस्पेक्ट से मार्कअप कैलकुलेट करें, सो वो आपके एक्चुअली 52,500 मार्कअप बनता है। ओके, सो ये आप एक्स्ट्रा पे करेंगे अगर आप लेट से इस तरह की सिचुएशन में। सो ये बैंकिंग के रिलेटेड एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन था, सो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।